गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 20 जुलाई और आज के इस सेशन में 20 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। असम और अरुणाचल प्रदेश ने सीमाओं का विवाद हल करने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर किए हस्ताक्षर। देश की सेना होगी और भी मजबूत। आईटीबीपी ने पूर्वोत्तर में बनाया पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर। यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एविएशन पैसेंजर चार्टर का किया उद्घाटन। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने किया आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन आइकॉनिक सप्ताह समारोह का उद्घाटन। आरबीआई ने देश के मौद्रिक और राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए अस्थिर प्रभावों का हवाला देते हुए क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए तेलंगाना के साथ की साझेदारी। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सशक्त बनाने हेतु उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जागृति नाम का शुभंकर किया गया लॉन्च। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का किया गया उद्घाटन। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने पैरासिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का जीता खिताब। दिल्ली सरकार ने मनाया हैप्पीनेस उत्सव। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स पिछली क्लास का करंट अफेयर, यानी कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा टोक्यो। टोक्यो किसकी कैपिटल है? तो जापान की कैपिटल है, जो कि 2025 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2023 में कौन करेगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 2023 में करेगा बुडापेस्ट। और अभी वर्तमान में कौन कर रहा है? तो आयोजित किए जा रहे हैं ओरेगन, जो कि कहाँ पर है? अमेरिका में है। ठीक है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अमेरिका में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि फ्रेंड जो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़, इन्हें एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन है वो 6 अगस्त को होने वाले हैं। फ्रेंड जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो दिया गया है मणिपुर के राज्यपाल, जो कि वर्तमान में है ला गणेशन। इन्हें दे दिया गया है पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार। 52वां बीजीबी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का जो सीमा सम्मेलन है ये बांग्लादेश में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं 18 जुलाई को। मैनचेस्टर के गोल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज इंडिया ने जीत ली है इंग्लैंड को हराकर। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडोनेशिया की बैंक के बीच भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और फ्रेंड्स ये दोनों बैंकों के बीच जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये G20 की जो बाली में हाल ही में बैठक हुई है ना, बाली इंडोनेशिया में, वहाँ पर इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केरल ने अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है केरल। 41वां बिला डी बेनाक्स इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट ये जीत लिया है अरविंद चिदम्बरम ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए MD और CEO बन गए हैं आशीष कुमार चौहान। इन्फोसिस जो एक IT कंपनी है, इसने डेनमार्क की कंपनी यानी कि वेस्ट लाइफ साइंस को 110 मिलियन यूरो में खरीद लिया है। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। खबरों में रही नामसाई घोषणा किससे संबंधित है? फ्रेंड्स आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे जो नामसाई घोषणा है ये सीमा विवाद से रिलेटेड है।
तो आपको बता दें कि हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश इन दो राज्यों के बीच सीमा विवाद था, जिसे लेकर हाल ही में इन दो राज्यों के बीच एक समझौता किया गया है फ्रेंड्स। क्या किया गया है? एक समझौता किया गया है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, और इसी समझौता को नाम दिया गया है नामसाई घोषणा। अब इसे नामसाई घोषणा नाम क्यों दिया गया है कि फ्रेंड्स ये जो समझौता है ना, ये नामसाई नामक एक स्थान पर किया गया है, इसलिए इसे नाम दे दिया गया है नामसाई घोषणा। याद रखेंगे किससे रिलेटेड है? तो ये सीमा विवाद से रिलेटेड है, जो कि हाल ही में दो राज्यों के बीच हुआ है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि विमान वाहक पोत। तो विमान वाहक पोत के बारे में एक पॉइंट आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे INS विक्रांत। कौन सा है? INS विक्रांत। ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ट्रेन टक्कर प्रणाली, इससे कुछ याद आया आप सभी को? कवच, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया था, ये क्या है? तो ये ट्रेन टक्कर प्रणाली है, यानी कि दो ट्रेनों के जो मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो इनकी टक्कर को रोकेगा। तो इसका नाम क्या दिया गया है फ्रेंड्स? तो इसे नाम दिया गया है कवच। ठीक है। मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव, भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे INS ध्रुव है। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि इस समझौते पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने हस्ताक्षर किए हैं, जो कि सीमा विवाद को लेकर था दोनों राज्यों के बीच। अब मैप में आप सभी अरुणाचल प्रदेश और असम की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल जो सीमा है, ये किससे लगती है फ्रेंड्स? तो ऊपर जस्ट आप देखेंगे यहाँ पर लगती है चाइना से। किससे लगती है? चाइना से लगती है। बगल में आप देखेंगे आपको छोटा सा दिखाई देगा भूटान। किससे लगती है फ्रेंड्स? तो भूटान से लगती है। और इधर आपको देखने को मिलेगा म्यांमार, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है वो भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। अच्छा, असम की सीमा अंतर्राष्ट्रीय किससे लगती है? तो इधर आप देख पा रहे होंगे पश्चिम उससे लग रही है बांग्लादेश से, उधर से भी बांग्लादेश से लग रही है। ऊपर आप देखेंगे तो भूटान से भी लगती है किसकी? असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बांग्लादेश से भारत के किस राज्य की सीमा दो बार लगती है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे असम की लगती है। ठीक है। तीनों ओर से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा घिरा हुआ है, और आप सभी को अब ये याद भी हो गया होगा। ठीक है। भारत की जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। बीएसएफ किस सीमा की सुरक्षा करती है फ्रेंड्स? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सीमा सुरक्षा बल है वो भारत की किस सीमा की सुरक्षा करती है? तो भारत पाकिस्तान सीमा की और भारत बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कौन सा फोर्स तैनात है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे बीएसएफ है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ये कहाँ तैनात है फ्रेंड्स? तो ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तैनात है, यानी कि भारत और चीन की जो सुरक्षा है वो ITBP करती है। प्रकाश सिंह समिति का संबंध किससे है? तो पुलिस सुधार से इसका संबंध है। ऑपरेशन सरहद हवा किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये राजस्थान सीमा पर BSF द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर चलाया जाता है। कहाँ चलाया जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे राजस्थान राज्य में चलाया जाता है। असम राइफल्स का पुराना नाम क्या है? कच्छा लेवी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए याद रखिएगा। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं? तो असम राइफल्स को ही कहा जाता है पूर्वोत्तर का प्रहरी। असम राइफल्स का जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो शिलांग में है। देश का सबसे पुराना पुलिस बल कौन सा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे असम राइफल्स देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। अब मैप में आप सभी देख सकते हैं इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर, यानी कि भारत की जो धरती से जो सीमा लगती है वो किन देशों से लगती है? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भारत की सीमा लगती है किसके साथ लगती है? तो ये लगती है इंडिया उसके साथ,
चाइना के साथ। चाइना के साथ जो इंडिया की सीमा लगती है फ्रेंड्स, इसे मेक मोहन लाइन के नाम से जानते हैं। किस लाइन से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, इसे मेक मोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो अफगानिस्तान से सीमा लगती है इसे डूरेंट लाइन के नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा सीमा इंडिया की बांग्लादेश के साथ लगती है, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। फ्रेंड्स, कितने किलोमीटर लगती है बांग्लादेश के साथ? तो 4096.7 किलोमीटर लगती है, और अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। तो एक बार आप सभी इस मैप को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसके साथ भारत की कितनी सीमा लगती है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक, और क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसने बनाया है? तो फ्रेंड्स, जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है ना, ये बनाया गया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। तो इस ट्रेनिंग सेंटर पर हाई एल्टीट्यूड पर कैसे रहा जाए और जीवित रहने के लिए जो भी चुनौतियां आती हैं उनसे मुकाबला करने की ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। यह सेंटर एलएसी से सटे डोम बाग में बनाया गया है, यानी कि माउंट वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर सिक्किम में 10,040 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। किसने बनाया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे आईटीबीपी के द्वारा बनाया गया है, और ये पूर्वोत्तर भारत का पहला ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल के बारे में जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि ये किस सीमा की सुरक्षा करती है, अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, और भारत की जो तटीय सीमा है इसकी रक्षा कौन करती है? तो भारतीय तटरक्षक बल करती है, जिसके प्रमुख कौन है? तो बीएस पठानिया है। ठीक है, भारतीय नौसेना के बारे में आप रिलेट कर सकते हैं कि हाल ही में आईएनएस दूनागिरी को कहाँ से शामिल किया गया है नौसेना में? तो आप सभी को याद होगा, इसे किया गया है कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। तो हुगली नदी से आईएनएस दूनागिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। उद्घाटन किसने किया था ये आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं आईटीबीपी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड, जो आईटीबीपी है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में की गई थी। यह भारतीय अर्धसैनिक बल है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आईटीबीपी के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं संजय अरोड़ा। अब आप लोग मुझे बताइए कि बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? कल की क्लास में डिस्कस किया था, तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देश के मौद्रिक और राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए अस्थिर प्रभावों का हवाला देते हुए क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश किसने की है? तो फ्रेंड, जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इस पर प्रतिबंध लगाने की जो सिफारिश की गई है ना फ्रेंड्स, वो की गई है आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो आरबीआई के द्वारा की गई है। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है भारत की? तो निर्मला सीतारमण है। जीएसटी की हाल ही में जो बैठक हुई है ना जीएसटी काउंसिल की, ये कहाँ पर हुई है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो नागोजी ओंकोजी इवेला है। कौन है फ्रेंड्स? नागोजी ओंकोजी इवेला है। अगर आप डेली क्लास देखते हैं तो आपको ये चीज़ें सारी याद होंगी अच्छे से। ठीक है, क्योंकि हम डेली रिवीजन कर लेते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि साथ ही मैं आपको बता दें कि जो फिलहाल भारत में क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने वाला कोई भी केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, और भारत में क्रिप्टो करेंसी रखना अभी भी अवैध नहीं है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं आगे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन।
क्रिप्टो करेंसी क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक डिजिटल परिसंपत्ति है जो विनिमय के एक माध्यम के रूप में काम करती है। पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है फ्रेंड्स? तो आप सभी को याद भी हो गया होगा, बिटकॉइन है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की गई थी 2009 में सातोशी नाकामोटो के द्वारा। किस देश ने भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने का ये निर्णय लिया था? तो ये क्यूबा के द्वारा लिया गया था फ्रेंड। क्यूबा की कैपिटल क्या है? तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना। बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोटो की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स? तो हंगरी में किया गया है। हंगरी कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो अल सल्वाडोर बन गया है। किस देश के सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये चाइना के द्वारा लगा दिया गया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 ये किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो इसे लॉन्च किया गया है क्रिप्टो बायर के द्वारा। और फ्रेंड्स ये हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसलिए याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सशक्त बनाने हेतु जागृति नाम का एक शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा। जागृति शुभंकर को आप सभी पिक में देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी टैगलाइन क्या है? तो जागो ग्राहक जागो है, जो कि आपने कई बार सुनी भी होगी, ठीक है। इसे उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा, जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। यह विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा, जैसे कि फ्रेंड्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के बारे में बताएगा, हॉल मार्किंग के बारे में बताएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पिंग टोल फ्री नंबर यानी कि 1915 के बारे में बताएगा, वजन और माप अधिनियम के प्रावधान है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णयों के बारे में ये बताएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में खबरों में रहे प्रमुख शुभंकर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसका शुभंकर क्या था फ्रेंड्स? तो सोमाइटी था। खेलो इंडिया युवा गेम जो कि हरियाणा में हुए थे, इसका शुभंकर क्या था? धाकड़ जी। विजेता कौन रहा था फ्रेंड्स? तो हरियाणा ही रहा था। शीतकालीन ओलंपिक जो कि चीन में हुए थे 2022 में, इसका शुभंकर था बिग ड्वेन। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर था मिराई टोबा। 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर क्या है फ्रेंड्स? तो ईवा है। ईवा क्या है? तो ये एक शेरनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन आइकॉनिक सप्ताह समारोह का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड जो आइकॉनिक सप्ताह समारोह है ना, ये बनाया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पर बना रहे हैं फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, और इसका जो समारोह का उद्घाटन किया गया है ना फ्रेंड्स, वो किया गया है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO विनय कुमार त्रिपाठी जी के द्वारा। और फ्रेंड्स ये आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? तो ये 18 जुलाई से 23 अगस्त तक इसे मनाया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, ये रेल सेवा किन दो देशों के बीच है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच है। किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। समझौता एक्सप्रेस और धार एक्सप्रेस, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है। और जो समझौता एक्सप्रेस है, इसकी शुरुआत की गई थी 1976 में। जयनगर और कुर्था रेलवे लाइन किन दो देशों के बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बन रहा है? चिनाब नदी पर। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा मिशन हाल ही में लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? तो फ्रेंड जो ये चार्टर है ना, ये लॉन्च किया गया है यूके के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं चार्टर के बारे में कि आखिर ये है क्या।
तो ये नया चार्टर यात्रियों को यह जानने में मदद करेगा कि रद्दीकरण, देरी या सामान के गुम होने की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में सारी डिटेल इस चार्टर में दी गई है। ठीक है, जैसे कभी कभार प्लेन रद्द हो जाता है या देरी हो जाती है या सामान किसी का गुम हो जाता है, तो उसी से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के साथ भागीदारी की है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा ये भागीदारी की गई है। फ्रेंड्स, ये किससे रिलेटेड है? तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और ये अपनी तरह का पहला डिजिटल समाधान है जिसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उपयोग से खाद्य प्रणाली और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं यूएनडीपी के बारे में। तो यह मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र महासभा का। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में की गई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। आप सभी को याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत के 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड, जो डिजिटल अदालत लगाई गई थी ना, इसका जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, इसका उद्घाटन किया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि एन.बी. रमन्ना के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रधान न्यायाधीश के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान में कौन है? एन.बी. रमन है। ठीक है, और इसकी जो बैठक है, जो 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्बिया में आयोजित 15वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासीन किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है आर प्रज्ञानंद ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो सर्बिया में किया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि 44वां शतरंज ओलंपियाड ये कहाँ पर होने वाला है? फ्रेंड्स, ये आगामी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है ना, ये चेन्नई में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैप्पीनेस उत्सव 2022 कहाँ मनाया जा रहा है? तो इसे मनाया जा रहा है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर मना रहे हैं? तो सरकारी स्कूलों में इसका आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चल रहे हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के 4 साल पूरे होने के मौके पर इस उत्सव की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली के लाखों नागरिकों को खुशियां खोजने में मदद करना है और ये 14 जुलाई से 29 जुलाई के बीच तक चलेगा। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में। राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? वीर भूमि। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ा वर्ग आयोग से। काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था 1953 में। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी कॉय बॉडी को कहा जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी से। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 170 के तहत। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है 60। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 52 में। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो आर्टिकल 75 में कहा गया है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा ऑपरेशन नारकोस किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ से किया है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं। तो फ्रेंड्स इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।